हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड्स एनर्जी टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी हो, सबको क्या ज़रूरत होती है भाई? एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी के जो भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसको चलाने के लिए, बेसिकली कैरी आउट करने के लिए। वी नीड एनर्जी टू वॉक, हमें चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, रन भागने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और डू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए, यहाँ तक कि आपको सोने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी रिक्वायर एनर्जी टू राइट, हमें लिखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। रीड यानी पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। ईट यानी खाने के लिए ज़रूरत होती है। एंड टॉक यानी कि बात करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वाइल वी आर स्लीपिंग, जिस समय हम सो रहे होते हैं, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, राइट। जब आप सो भी रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, आपका डाइजेशन वाला काम हो रहा होता है, आपका हार्ट पंप कर रहा होता है, तो इन सबको तो एनर्जी चाहिए ही होती है। तो हमें उस समय भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, ये सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? उस खाने से मिलती है जो हम खाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाती है? हमें एयर से मिल जाती है। किस लिए? फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। होता क्या है, जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो जब सेल में पहुंचती है तो जो खाना आपने खाया होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, तब जाके आपको एनर्जी मिल पाती है। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? आंसर यहाँ से बनेगा। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेने का, यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, उसको यूज़ करने का जिससे कि एनर्जी रिलीज हो पाए, बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और एनर्जी कैसे रिलीज होगी? जब आपके सेल के अंदर आपका फूड का ब्रेक डाउन होगा। एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, और उसी प्रोसेस में आपकी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो कि नहीं निकालते हो, राइट? तो वो भी तो हमारा वेस्ट ही होता है। अब आ जाओ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर वेपर भी आपके अंदर से बाहर आती है। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अच्छे से याद करके जाइएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और हम इसे ब्रीथिंग बोल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, हवा को अपने अंदर लेना जो कि रिच इन ऑक्सीजन हो, यानी कि जिसमें अच्छे से ऑक्सीजन हो, एंड गिविंग आउट एयर, और बाहर क्या छोड़ देना? हवा छोड़ देना रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसी हवा हम बाहर छोड़ते हैं अपनी नाक से? जो इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट। हम जो अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है, जो बाहर जा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये प्रक्रिया करना कि अंदर ऑक्सीजन लेना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, किसकी मदद से? उनके सांस लेने वाले ऑर्गन्स की मदद से जब हम ये काम करते हैं, सो इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं। अब इंटरनल रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, राइट। इंटरनल रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका खाना, फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, किसमें? ग्लूकोज में, इन द सेल, कहाँ पर? सेल्स के अंदर, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब आपका खाना सेल के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की मदद से, तो उससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, राइट। इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि सांस का अंदर बाहर करना, नाक से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना, जस्ट नॉर्मल ब्रीथिंग है। लेकिन सेल के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है कि आपने ऑक्सीजन अंदर ली, वहाँ खाना ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ये पूरा प्रोसेस इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है भाई? रेस्पिरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ भाई देखो, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सिंपल सी बात है। रेस्पिरेशन कैन हाउ एवर ऑल्सो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी उस समय, दो इट इज़ वेरी रेयर, ये लेकिन बहुत रेयर होता है कि रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन या बिना एयर के हो। ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ऑक्सीजन इज यूज्ड और नॉट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि भैया ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, उसके साथ से हम 2 तरीके के रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इन एयर के साथ, एयर के बिना, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ से डेफिनेशन याद करो कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि खाने का, ग्लूकोज का टूटना, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड
एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी आपके खाने का जो फूड आपने खाया, जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में बना, उसका ब्रेक डाउन होना इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, C6H12O6 + 6O2। अब ये याद कर लेना, अभी छोटे हो तो याद कर लेना भाई C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, हमारा फूड है, और 6O2 हमारे ऑक्सीजन के लिए आ रहा है। जब इन दोनों को मिला के एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 बाहर आ रही है, प्लस 6H2O यानी कि वाटर प्लस एनर्जी भी बाहर रिलीज हो रही है। ये क्वेश्चन याद कर जाना। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई ज़्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एरियोब्स, तो इनको एरियोब्स बोलते हैं। इस तरह का जो उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करी जाए तो सम ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट है और कुछ बैक्टीरिया हैं जो नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उनको रेस्पिरेशन के द्वारा टाइम पे ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़रूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की। ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी कि ग्लूकोज होता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज हो रहा है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और क्या होगी रिलीज, एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ ऑक्सीजन का, ठीक है, यही एक डिफरेंस है बेस। तो इस कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें अल्कोहल, ध्यान रखना अल्कोहल अलग है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपको याद करनी है। ओनली सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया कैरी आउट कर सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, बाकी कोई नहीं कर सकता, हम तुम नहीं कर पाएंगे। एंड सच ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एनएरोब्स, मतलब जो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज मच लेस देन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनर्जी भी तो कम होगी, इनके पास एनर्जी कम होगी। वो बोल रहे थे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि गिवन आउट होती है इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इज मच लेस, वो बहुत कम होगी। एरोबिक में रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, एनएरोबिक में रिलीज कम होगी। चलो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कह रहे हैं कि चलो भाई डिफरेंस भी इनका अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और ये एग्जाम में लिखने के लिए आता भी है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या है, हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में क्या डिफरेंस हो गया, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ब्रेक डाउन ऑफ फूड में क्या क्या रिलीज हो रहा है भाई, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड यानी ग्लूकोज का इसके अंदर, और इसके अंदर जो एनारोबिक वाला होता है उसमें इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। इसके बाद एंड प्रोडक्ट मतलब क्या रिलीज होगा, तो एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन दूसरे वाले में क्या एंड प्रोडक्ट है, अल्कोहल। मैंने बताया था अलग है, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, वाटर की जगह अल्कोहल, राइट। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किस में ज़्यादा होती है, तो एरोबिक में ऑब्वियसली ज़्यादा होती है एनर्जी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, जबकि एनारोबिक में अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अब यहाँ बात करते हैं भाई यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यीस्ट जो होते हैं वो सिंगल सेल वाले, आप पता है ना, एक ही सेल से उनका पूरा बॉडी बना है। दे रिस्पायर एंड एरोबिकली, अब याद करो कि बिना ऑक्सीजन के ये रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में याइल्ड अल्कोहल क्या निकल रही है, अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है वाइन और बियर बनाने में, अल्कोहल वाइन बियर, ठीक है, समझ गए ना। चलो आ जाओ। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, हमारी मसल्स में कब होता है, अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, हमारी मसल सेल भी एनारोबिकली कई बार जो है वो सांस ले पाती हैं, रिस्पायर कर पाती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए। ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग आप कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, फॉर मेनी आवर्स, बहुत सारे घंटों के लिए, और हैवी वेट लिफ्टिंग आप लोग कर रहे हैं, तो डिमांड ऑफ एनर्जी बहुत हाई हो जाती है उस समय, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी बहुत लिमिटेड हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज डिमांड ऑफ एनर्जी इज मोर। जब आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है एनर्जी ज़्यादा लग रही है उस समय, बट सप्लाई इतनी जल्दी से नहीं हो पाती, तभी तो हम हाफ जाते हैं, ठीक है। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, और इस एक्स्ट्रा जो आपको एनर्जी चाहिए उसको पूरा करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन तुरंत से शुरू हो जाता है, टेक्स प्लेस। कहाँ शुरू हो गया, इन अवर मसल सेल्स में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के। अब इतनी तेज़ी से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, लेकिन रेस्पिरेशन
चल रहा है, ठीक है। द फूड यानी कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन होता है, लेकिन अब की बार किस में ब्रेक डाउन होगा, लैक्टिक एसिड जो कि रिलीज होता है, और सम एनर्जी ऑल्सो रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड ध्यान रखो, जब ऑक्सीजन हमें नहीं मिली तो हमारी मसल से लैक्टिक एसिड रिलीज होना शुरू होता है। आपको तभी तो पेन होते हैं इतने, फिर जब आप इस तरह की एक्सरसाइज कर लेते हो। तो ग्लूकोज यानी फूड, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या दिया, लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमारी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हमारी मसल सेल्स में होता है तो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारी मसल सेल्स में तो रिलीज क्या होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। आफ्टर अ हैवी एक्सरसाइज या फिर वेरी फास्ट रनिंग हम कर रहे हैं, साइकिलिंग हम कर रहे हैं, वी समटाइम्स गेट मसल क्रैम्प्स। होता नहीं है मसल्स में क्रैम्प आ गए, हमको बहुत दर्द हो रहा है। लोग जिम जाते हैं ताजे ताजे ना, तो एकदम बढ़िया करके दर्द होते हैं फिर उनकी बॉडी में। तो द मसल क्रैम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। अभी मसल सेल्स में क्रैम्प क्यों आते हैं, क्योंकि एनारोबिकली जो है हमने मसल्स ने क्या किया, सांस ले ली, रिस्पायर कर लिया। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, यानी कि पूरा फूड जो है हमारा वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो वो उसने क्या किया, एनर्जी की बजाय, एनर्जी तो करी, वाटर की जगह लैक्टिक एसिड जो है रिलीज कर दिया। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड यानी इकट्ठा हो जाना लैक्टिक एसिड का इन द मसल सेल्स कॉजेज मसल क्रैम्प। उसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प आते हैं और हमें बहुत दर्द होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। अगर कोई मसाज कर दे या हमें गर्मा गर्म पानी मिल जाए नहाने के लिए तो हाँ, हमें थोड़ा आराम मिल जाता है। अ हॉट वाटर बाथ और मसाज जो है वो भी इंक्रीज करती है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इन दीज मसल्स, ठीक है। अब आके आइए, एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट क्या होता है, इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है ऑफ लैक्टिक एसिड का इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड हैंस इसी वजह से गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, हमें क्रैम्प्स से आज़ादी मिल जाती है। अब डू यू नो में देखो, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो सीन इन सम पैरासाइटिक एनिमल्स, मतलब कुछ पैरासाइटिक एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि राउंड वॉर्म्स हो गए और फ्लैट वॉर्म्स हो गए। नाम याद करके जाना, एग्जाम में लिख के आना। दैट लिव इन एलिमेंट्री केनाल में रहते हैं, कहाँ, एज दे डू नॉट गेट ऑक्सीजन इन द एलिमेंट्री केनाल, हमारी एलिमेंट्री केनाल में रहते हैं और फिर इनको क्या होता है, नहीं मिल पाती ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर इनका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग, वी नॉर्मली ब्रीथ थ्रू अवर नोज, है ना, नाक से तो हम सांस लेते हैं, और समटाइम्स इवन दो माउथ से भी हम सांस ले लेते हैं, कभी कभार मुंह से भी। इफ़ वी क्लोज अवर नॉस्ट्रल्स, अगर हम अपने नाक के नथुने बंद करें, देखो कैसी आवाज़ आती है ना, एंड माउथ को भी टाइटली बंद करें, तो वी सून स्टार्ट फीलिंग अनईजी, बहुत जल्दी हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल सा महसूस होगा। एंड के नॉट होल्ड अवर ब्रीथ इवन फॉर अ मिनट, हम 1 मिनट के लिए भी अपनी सांस नहीं रोक पाएंगे। वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, हम कुछ मिनट से ज़्यादा जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है, विदाउट ब्रीथिंग एयर। कोई बोले मैं 25-30 मिनट रह सकता हूँ, नहीं रह सकता, इतने में तो बंदा निकल जाएगा ऊपर, ठीक है। द टेकिंग इन ऑफ एयर, हवा को अंदर लेना जो कि रिच हो इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, राइट। इनहेलेशन की डेफिनेशन आती है लिखने के लिए। और एक्सहेलेशन क्या होता है, द गिविंग आउट ऑफ एयर, जो कि रिच होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसे आउटसाइड द बॉडी निकालना, तो एक्सहेलेशन कहलाता है। ब्रीथिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलता रहेगा, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लगातार चलता है, विच गोज ऑन ऑल द टाइम, हर टाइम चलता रहता है, एंड थ्रू आउट द लाइफ ये आपके चलता ही रहेगा। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, वी हैव जस्ट लर्न, हमने अभी भी सीखा दैट इन ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग वाले प्रोसेस में बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब ब्रीथ मीन्स एक ब्रीथ, एक सांस का मतलब क्या हुआ, 1 इनहेलेशन एक बार अंदर लेना प्लस 1 एक्सहेलेशन एक बार बाहर छोड़ना। सांस लो सभी लोग, छोड़ो, बस हो गया, ये ब्रीथिंग हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स द पर्सन ब्रीथ्स, जितनी बार एक बंदा ब्रीथिंग करता है, लेना छोड़ना 1 बार, लेना छोड़ना 2 बार, लेना छोड़ना 3 बार, इस तरह से 1 मिनट में जितनी बार ये होता है वो उसका ब्रीथिंग रेट कहलाता है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट अ रेस्ट, जब इस समय नॉर्मल बैठा है, भाग नहीं रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मली एट रेस्ट है, तो ब्रीथ करता है इन एंड आउट 12 to 18 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है। ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज, जब व्यक्ति बहुत हैवी एक्सरसाइज करता है, द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट, है ना। अभी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको इस तरह से सांस तेज तेज लेना शुरू कर दोगे तो वो रेट बढ़ जाएगा। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वाई ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज वेन एवर वी डू अ हैवी एक्सरसाइज वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। अब एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिलती है कहाँ से? ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ब्रेक डाउन होगा,
फूड का, तो फिर एनर्जी रिलीज होगी, तो हमको अभी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं। समझ आया? वी नॉट ओनली ब्रीथ फास्ट बट ऑल्सो वी टेक डीप ब्रीथ, एकदम गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट इसका क्या होता है, मोर ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड सप्लाइड टू अवर सेल्स। ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और वही हमारे सेल तक सप्लाई हो जाती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड को भी स्पीड अप कर देता है। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज स्लोएस्ट, सबसे कम होता है व्हेन ही इज स्लीपिंग, क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी सबसे कम रिलीज, मतलब ज़रूरत नहीं हो रही है हमारी बॉडी को, बस सोने के लिए जितनी लग रही है बस उतनी लग रही है, ठीक है। तो उस समय काफ़ी कम हमारा ब्रीथिंग रेट रहता है। टू सी द वेरिएशंस इन ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटी कराई जा रही है, शो करती हैं सम एक्टिविटीज़ जो कि कैरी आउट कराई जाती हैं बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे में। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस राइट करो इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल नॉर्मल, ये बैठा हुआ है नॉर्मल है, चल रहा है थोड़ा फास्ट हो जाएगी, साइकिल चला रहा है फास्टर हो जाएगी, सिंपल है ये तो। अब ये बैठा टीवी देख रहा है नॉर्मल होगी, कैरम खेल रहा है थोड़ा सा बढ़ जाएगी, रनिंग कर रहा है बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑल्सो असाइन करो नंबर्स टू द पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस इन द गिवन सर्कल्स। तो ये आराम से आप कर सकते हो, इसमें तो कुछ बढ़ाने जैसा नहीं था। आगे आओ, हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं भाई। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा पूरा जो सांस लेने का सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। क्या क्या होते हैं हमारे पास, नाक होती है ना, नोज़ है, नॉस्ट्रिल्स हैं, है ना, आगे के जो छेद हैं आपके, ये नेज़ल कैविटी पूरा रास्ता है नोज़ का जो आगे जा रहा है, ट्रैकिया यानी पूरा विंड पाइप है, उसके बाद लंग्स हैं आपके, ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंचियोल्स हैं और एल्वियोली है, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सो चलो लेट अस लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, चलो सीख लेते हैं ब्रीथिंग कैसे होती है। अवर नोज हैज़ 2 होल्स, हमारे नाक में 2 छेद होते हैं, देखो है ना, इन्हें हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। देयर इज़ अ पैसेज इन द नोज, यहाँ पर रास्ता होता है, इस रास्ते को हम नेजल कैविटी बोलते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर, नॉर्मली हम सांस लेते हैं थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स, है ना, ऐसे करके हम सांस लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, इट पासेस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स, हमारे नॉस्ट्रिल्स से पास होती है इनटू द नेजल कैविटी, ठीक है। एज द एयर पासेस थ्रू दिस कैविटी, जब इस रास्ते से, इस छेद से, इस कैविटी से एयर पास होती है, इट बिकम्स वार्म, ये थोड़ी गर्म हो जाती है। इट ऑल्सो गेट्स मॉइस्टेंड, मतलब ये थोड़ा सा नम हो जाती है बाय द म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जो चिपचिपा नोजी आपके नाक के अंदर होती है ना, वो म्यूकस होता है, जो सिक्रीट होता है बाय द मेम्ब्रेन लाइनिंग, यानी जो आपके अंदर की खाल टाइप होती है वहाँ से निकल रहा होता है नेजल कैविटी के। ये क्या करता है, डस्ट एंड अदर पार्टिकल जो कि प्रेजेंट होते हैं एयर में, उसको पकड़ लेता है, अंदर जाने नहीं देता म्यूकस, है ना, जो भी हेयर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, वो नेजल कैविटी में उसको पकड़ के रखते हैं वहाँ पे। फ्रॉम द नेजल कैविटी द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर पास होती है इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप में, ठीक है। अब नेजल कैविटी से हवा अंदर गई ट्रैकिया विंड पाइप की तरफ। द ट्रैकिया जो होता है ब्रांचेस इनटू 2 थिनर ट्यूब्स, अब उसमें से 2 ट्यूब निकलेंगे, एक तो ब्रॉन्ची यानी सिंगलर में इसको ब्रॉन्ची बोलोगे, अब ब्रॉन्चेस बोल सकते हो, सिंगलर फॉर्म में ब्रॉन्चेस हैं, अदरवाइज ब्रॉन्ची बोलते हैं, 2 होती हैं, ठीक है। इसे ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, आप स्पेलिंग याद कर लेना। विच एंटर द लंग्स, जो कि लंग्स में एंटर करती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये अच्छे से याद करके जाना कि वॉइस बॉक्स कहाँ होता है, ट्रैकिया यानी विंड पाइप कहाँ होता है, सब लंग्स वगैरह सब, ठीक है। अब आ जाओ आगे। आफ्टर एंटरिंग द लंग्स में पहुँचने के बाद ईच ब्रोंकस डिवाइड हो जाता है, हर एक ब्रोंकस टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स, उसके अंदर से बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स निकल रहे होते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स निकलते हैं वहाँ से। द ब्रोंक्यूल्स हैव टाइनी एयर सैक्स, उसमें छोटे छोटे हवा के थैले से लटके हुए होते हैं, जिसे हम एल्वियोली यानी कि एल्वियस जिसे सिंगलर बोलते हैं वो बना हुआ होता है। ईच लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोली। चलो देखते हैं यहाँ पर कहीं हमें मिल जाए तो, ये देखो, ये देख सकते हो, ये देखो पहले ये ब्रॉन्ची 1 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर से कितने सारे, ये बड़े बड़े तो लंग्स हो गए हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े तो हमारे लंग्स हो गए, ठीक है। ये रिब केज के अंदर रखे हुए हैं, वो भी हमें नज़र आ रहा है। फिर आ जाओ जी यहाँ पर, ये देखिए ब्रोंक्यूल्स, ये रहे, ये यहाँ पर ये ट्यूब्स से जो बने हुए हैं, और ये बोरे से जो बने हुए हैं, एयर के सैक्स जो बने हुए हैं इसके आगे, ये एल्वियोली कहलाते हैं, ठीक है। एयर सैक्स, एयर के बोरे, इस तरीके से याद करके जाना अच्छे से। अभी आ जाओ आगे।
द ब्रोंक्यूल्स, ये सब तो कहता है। ईच लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोली, मतलब जो हवा के जो थैले हैं मिलियंस होते हैं वहाँ पर। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर वेरी थिन, जो दीवारें होती हैं बड़ी पतली होती हैं, सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, और बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं पतली पतली, उससे सराउंडेड होती हैं। द एयर फ्रॉम द ट्रैकिया थ्रू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स फाइनली एंटर करती हैं एल्वियोली में, माना एयर फाइनली उस थैले में चली जाती है ना, रास्ते से, ट्यूब वाले रास्ते से। द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूज़ हो जाती है वहाँ पे आउट फ्रॉम द थिन वॉल्स, उसके अंदर मिक्स हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है ऑफ द एल्वियोली इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, फिर उनमें आपस में मिक्स हो जाएगी। तो नोज़ से कहाँ गया, नेजल कैविटी, फिर लार्निक्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंचाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोली, ठीक है। अब डू यू नो आवर लंग्स कंटेन अबाउट 300 मिलियंस एल्वियोली, हमारे लंग्स में लगभग 300 मिलियन एल्वियोली होते हैं, यानी एयर के जो थैले हैं वो होते हैं। द लंग्स आर द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी दैट कैन फ्लोट, लंग्स ये अकेले ऐसे हैं जो ऐसे हवा में फ्लोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है इन द ब्लड टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है एंड इज कैरीड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, और फिर सारे बॉडी के सेल्स को जाकर मिल जाता है ये, ठीक है, वहाँ पर पहुँचा देता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जब हमारा खाने का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग इनहेल रेस्पिरेशन, ये एंटर हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो जो ब्लड कैरीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टू द एल्वियोली इन द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, अब लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी विद द एयर वी ब्रीथ आउट, उस हवा से जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। इन दिस स्पेस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियस, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हाउ एयर एंटर्स द लंग्स, किस तरह से हवा हमारे लंग्स में पहुंचती है। तो लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ एयर एंटर्स द लंग्स व्हेन वी इनहेल and is pushed out when we exhale. To demonstrate the mechanism of breathing, things क्या चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बॉटल चाहिए, हमें वाई शेप का ग्लास चाहिए और प्लास्टिक की ट्यूब चाहिए, 2 बैलून्स चाहिए, प्लास्टिक कैन चाहिए, और क्या चाहिए प्लास्टिक कैन के अलावा प्लास्टिसाइन और रबर शीट और रबर का बैंड चाहिए। ये तो एक्टिविटी है, इसे करके देख लेना, ठीक है। इतनी एक्टिविटी को तो मैं क्या कराऊँ यहाँ पर, बेसिकली तुम्हें यही दिखाएंगे इसमें कि जब तुमने इसमें हवा भरोगे तो ये फूल जाएंगे और हवा बाहर निकाल दोगे तो ये पिचक जाएंगे, ठीक है, यही दिखाएंगे इसमें। व्हाट मेक्स अस ब्रीथ, हम किस तरह से सांस ले पाते हैं, किसकी वजह से। वी हैव जस्ट लर्न, हमने अभी सीखा, दैट व्हेन वी प्लेस अवर हैंड टू अवर चेस्ट, जैसे हम अपने चेस्ट पे हाथ रखते हैं, वी फाइंड दैट अवर चेस्ट राइजेज, हमारा चेस्ट फूल जाता है, एंड फॉल्स, नीचे की तरफ बैठ जाता है, एज वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, एंड बाहर क्या हो जाता है, जब हमने सांस अंदर ली तो भर गया ना, तो बाहर की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ, फूल के बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। हाउ डज दिस हैपन, कैसे होता है, ब्रीथिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कोस्टल मसल्स जो हमारे अंदर होती हैं बिटवीन द रिब्स, हमारे रिब्स के अंदर और डायफ्राम के बीच में, ये सब चलता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, द इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट, सिकुड़ जाती हैं, 2 थिंग्स हैपन, एक साथ 2 चीज़ें होती हैं। द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, रिब्स हमारे ऊपर की तरफ होते हैं और बाहर की तरफ होते हैं, ऊपर हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। सांस तुम अंदर की तरफ खींचो, सीना देखो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आ जाएगा। द डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सिकुड़ जाता है, एंड मूव्स डाउनवर्ड्स, और वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायग्राम इंक्रीजेज द स्पेस, अब स्पेस बढ़ गया चेस्ट कैविटी में, यहाँ हवा चली जाएगी, द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, एयर हवा जो हमारी लंग्स में चली जाएगी। द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर, अब लंग्स जो हैं हवा से भर जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सलेशन व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, 2 थिंग्स होती हैं उस समय ही, द रिब्स मूव्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, और जो डायग्राम होता है हमारा वो रिलैक्स हो जाता है और मूव अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ आता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अब यहाँ तक तो कर रहे हैं हम इस वीडियो में, ठीक है, बहुत सारे एक साथ नहीं पढ़ा रही हूँ, इतना लर्न करो, फिर कल जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो, थैंक यू।